हेलो दोस्तों, आज हम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को समझते हैं। 1916 से 1947 तक चला था स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये चैप्टर 15 है। क्लास 8 कक्षा 8 जो है क्लास 8 ICSE बोर्ड में ये चैप्टर है। हिस्ट्री सब्जेक्ट में क्लास 8 में चैप्टर है। तो इसको हम आज पूरा डिटेल से समझते हैं। ठीक है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो नेशनल मूवमेंट का ये पार्ट है। इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। 1885 से लेकर के 1905 तक के फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट ये सेगमेंट बोला जाता है, फर्स्ट सेक्शन कह लीजिए। और 1905 से लेकर के 1916 तक के ये सेकंड सेक्शन मान लीजिए। और थर्ड सेक्शन ये फाइनल सेक्शन ये है 1916 से 1947 तक के फाइनल सेक्शन है ये। ठीक है, तो फाइनल मूवमेंट था, उसमें गांधी जी का रोल बहुत बड़ा था। इस मूवमेंट में गांधी जी का रोल बहुत बड़ा था। तो उस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत कैसे की। तो उसको पहले हम समझते हैं कि अंग्रेज़ कैसे आए। तो ज़रा इस मैप से देखिए, समझते हैं हम कि अंग्रेज़ कैसे हिंदुस्तान में आए और कैसे इन्होंने राज किया। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर आपका इंग्लैंड पड़ता है वर्ल्ड में। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है इंग्लैंड। ये लोग इंडिया में व्यापार करने आए थे इस रास्ते से। पहले तो ये इन्होंने रास्ता खोजा इधर की तरफ। जो कोलंबस था उसने गलत रास्ता खोजा, इंडिया ढूंढने निकला था, लेकिन वो अमेरिका उसने खोजा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इंडिया में जब ये अंग्रेज़ लोग आए तो वास्को डिगामा ने ये रास्ता जो खोजा था, ये पुर्तगाली था वास्को डिगामा, तो ये इसने ये रास्ता खोजा था। इसी के थ्रू यहाँ पर इंडिया में व्यापार करने आए लोग। फिर सारे यूरोपियन कंट्री के जितने भी देश हैं, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, ठीक है, और डच है, ये सब यहीं इसी रास्ते से आए इंडिया में व्यापार करने। तो ये लोग मसालों का व्यापार करते थे मेनली इंडिया में। यहाँ केरल में मसाले ज़्यादा होते हैं, यहाँ से व्यापार करके जाते थे। ठीक है, व्यापारी आए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये कंपनी थी इंग्लैंड की, ईस्ट इंडिया EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इनको भेजा कि यहाँ पर व्यापार करो, अपना बिजनेस करो। तो इन्होंने परमिशन ले ली और इंग्लैंड की जो सरकार थी उसने इनको संरक्षण दिया कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम अपना व्यापार करो, उसके बदले में हमें टैक्स वगैरह देते रहना, पैसा देते रहना। ठीक है, तो ये काम करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, व्यापार करने आए, इन्होंने इंडिया में किया, इधर इंडोनेशिया वगैरह सब कहीं किया। फिर व्यापार करते करते ये लोग यहाँ राज करने लगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म क्या होता है कि वाणिज्यवाद जिसको कहते हैं। ये लोग बिजनेस करने आए थे और उससे इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। यहाँ पर यहाँ के जो हुकूमत चल रही थी उस समय मुगल बादशाह और नवाबों की हुकूमत थी, उसको ख़त्म करके इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी तो जाके राज करने लगी, वहाँ गई थी व्यापार करने। तो उन लोगों ने इनको हटा दिया। 1857 में जब ये लड़ाई हुई थी, 1857 का युद्ध हुआ था, उस समय इंग्लैंड वालों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा वर्चस्व हटा करके अपने गवर्नमेंट ने ले लिया। तो यहाँ पर गवर्नर होता था, पहले जो बनता था गवर्नर जनरल का पद होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो वायसराय का पद होने लगा। वहीं गवर्नर जनरल हट के वायसराय बन गया। ठीक है, वायसराय का पद बन गया। ठीक, तो फिर यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना नियम कानून चालू किया। तो यहाँ पूरी हुकूमत जो थी, इंडिया के जो पूरा हिस्सा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी इंग्लैंड के अंडर में आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी डायरेक्ट हुकूमत करने लगी, उसने अपनी कॉलोनी बना ली। ठीक है, और उसके पीछे वजह थी कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ पर इंग्लैंड जा सके। ठीक है, तो ये समुद्री रास्ते से होकर के जाता था यहाँ। ठीक है, रॉ मटेरियल में जैसे आपकी लकड़ी जा रही है, यहाँ से कोयला जा रहा है, यहाँ पर जो खनिज वगैरह था वो सब जाता था, और जो मसाले थे वो सब वहाँ यूरोप में जाता था। वहाँ पर ये अपना धन वन इकट्ठा करके, और जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसी की ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है, आज के टाइम भी यही चल रहा है। तो ये सब करते थे, हुकूमत करने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, नवाब वगैरह सब खत्म हो गए तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर हावी हो गए। फिर वो अपने जो है सर्कुलर वहाँ से लाते रहते थे और यहाँ पर अपनी हुकूमत करते रहते थे। तो मूवमेंट जब चालू हुआ 1885 में, जब नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके पीछे भी राज था कांग्रेस की स्थापना करने का, ताकि जो है पता लगे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वहीं से मूवमेंट स्टार्ट हुआ हमारा। तो फाइनल चरण जो था वो आपका जो हम पढ़ रहे हैं, यानी ये मूवमेंट, इसको हमको आज जानना है पूरा। ठीक है, यानी ये स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसको हमको पूरा जाना। 1916 से 1947 तक ये क्या था, इस चैप्टर में यही है। बाकी डिटेल हम हिस्ट्री में और पढ़ा देंगे आपको। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें की पॉइंट्स क्या है, पहले देखते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे वो है डिस्क्राइबिंग द वेरियस कैंपेन इनिशिएटेड बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ही ये मूवमेंट था पूरा, 16 से लेकर 47 तक गांधी युग बुलाया जाता है, गांधी एरा। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका से वापस आए और उन्होंने आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट किए, सबको एकजुट किया और आंदोलन शुरू किए। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्च ऑफ द नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें 3 मूवमेंट मेन है। नॉन कॉपरेशन मतलब सहयोग नहीं करना, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोला जाता है हिंदी में, यानी हम आपके कानून को नहीं मानते, ठीक है। पहले आपको असहयोग करेंगे मतलब सहयोग नहीं करेंगे,
फिर आपके कानून को नहीं मानेंगे, और भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो, अब यहाँ से जाओ, बहुत दिन राज कर लिया तुमने, अब हमको बख्श दो भैया, तुम लोग जाओ यहाँ से अंग्रेज लोग। ठीक, तो ये था। और था इसमें जो पॉइंट है आपका, ठीक है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द मास मूवमेंट, जो लोगों का मूवमेंट था वो क्या था, एग्जामिन करेंगे उसमें। ठीक है, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएनए जो थी इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी ये नेशनल आर्मी, हालांकि बनाया था मोहनदास ने, कैप्टन मोहनदास सिंह ने, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस इसमें माने जाते हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, तो ये इसमें देखेंगे हम, इसमें समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें एक भी पॉइंट है, इलस्ट्रेटिंग द प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, भारत की आज़ादी का जो अधिनियम बना। ठीक, ये की पॉइंट्स है आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, और इसको जरा हम थोड़ा सा समझते हैं। लखनऊ पैक्ट में क्या था, 1916 में हुआ लखनऊ पैक्ट। ठीक है, दैट वाज साइंड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट हुआ कि दोनों पार्टी जो हैं तो एक साथ आएँ, कम टुगेदर एंड प्रेजेंट देयर पॉलिटिकल डिमांड्स, और अपनी जो राजनीतिक डिमांड्स हैं उसको रखे वो। ठीक है, एकजुट हो जाएं, अंग्रेज़ों के खिलाफ दोनों पार्टियां एकजुट हो जाएं, यानी मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों अलग अलग रहती थी, तो इनको एकजुट किया गया। ठीक है, कहाँ, लखनऊ पैक्ट में, जिसको 1916 में ये हुआ था लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग आए, मतलब दोनों एकजुट हो जाए। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी एमर्ज्ड फ्रॉम दिस पैक्ट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए तो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते हैं अगर ये एकजुट हो जाए। ठीक है, विच गिव एन इश्यू ऑफ द इंक्रीजिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स एमंग्स द इंडियन पीपुल। ठीक है, तो इसका मतलब मेन यही है कि हिंदू मुस्लिम एक होकर के और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ो। ठीक है, राइजिंग नेशनल सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म टू पैसिफाई एंड अपीज देम। ठीक है, तो उनको मनाया गया कि भैया दोनों लोग एकजुट हो जाओ, अंग्रेज़ों के खिलाफ इसकी लड़ाई लड़ो। ठीक, तो वन सच रिफॉर्म वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफॉर्म यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 लॉन्च किया गया यहाँ पर। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा, पॉपुलरली नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट। इस एक्ट में क्या था कि भारत में जो डाईआर्ची, द्वैत शासन स्टार्ट करो। द्वैत शासन का मतलब प्रांतों का शासन अलग है, केंद्र शासन अलग होगा, मतलब द्वैत शासन बोला जाता है। ठीक है, इन द प्रोविंसेस, प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना था 1919 अधिनियम के तहत। While the act gave some political rights to the Indian people and provided them the opportunity to participate then in the administrative structure of the country, और भारतीयों को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में शामिल करने के लिए बात कही गई। It failed to appease the Indian नेशनलिस्ट्स। ठीक है, ये फेल हो गया, भाई भारतीय लोग यहाँ के तैयार नहीं हुए इस रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो रियल अथॉरिटी वाज कन्फर्म्ड इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश अनसेटिस्फाइड। ठीक है, बाय दिस रिफॉर्म, वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। कांग्रेस कंटिन्यूड विद द डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट, कांग्रेस हमेशा अपनी गवर्नमेंट के ऊपर अड़ी रही कि मेरी अपनी गवर्नमेंट होना चाहिए, मैं तुम्हारी गवर्नमेंट अब नहीं मानता। ठीक है, तो कांग्रेसी लोग इस पर अड़े रहे। और उधर फर्स्ट वर्ल्ड वार भी शुरू हो गई थी, 1914 में चली थी। 1914 से लेकर के और 1918 तक के फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, 4 साल ये चली थी। ठीक है, अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुई तो उस समय ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने कहा कि भारतीयों तुम हमारा साथ दो इस लड़ाई में, जो वर्ल्ड वार चल रही है, विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, और उसके बाद हम तुम्हें भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक, ये बात उन्होंने रखी। तो उस समय गांधी की एंट्री यहाँ पर होती है। ठीक है, गांधी जी जो आए, उस समय गांधी जी आए। गांधी जी एक्चुअली में जो थे क्या था, गांधी जी का थोड़ा सा हम जान लें कि गांधी जी 1893 में अफ्रीका चले गए थे प्रैक्टिस करने। गांधी जी वकील तो थे ही। ठीक है, क्योंकि इनकी यहाँ प्रैक्टिस चलती ही नहीं थी ज़्यादा, तो इसलिए अफ्रीका चले गए ये। ठीक, बॉम्बे में जो थी उस समय प्रैक्टिस जो चलती थी, जिन्ना वगैरह की तूती बोलती थी हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, गांधी जी की चलती नहीं थी, ये चले गए अफ्रीका। वहाँ से 1915 में ये वापस आए अफ्रीका से। ठीक है, जब ये वापस आए तो उस समय यहाँ पर वर्ल्ड वार चल रही थी, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार चल रही थी। अब गांधी जी एक सूझबूझ वाले नेता थे, उन्होंने सत्याग्रह वगैरह स्टार्ट किया था अफ्रीका में, तो थोड़ा बहुत चलाया था आंदोलन वगैरह, और पब्लिक को काफ़ी समझा लेते थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि गांधी एक ऐसा आदमी है जो इंडियन लोगों को समझा सकता है कि हमारा साथ दें, पैसा दें, अपना सब पूरा तन मन धन लगाएं इस लड़ाई में, और हम जीत जाएंगे तो भाई हम भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो गांधी एरा स्टार्ट हुआ यहीं से। ठीक है, तो ज़रा गांधी जी को देखते हैं हम यहाँ पर, और फिर उसके बाद वर्ल्ड वार की बात करते हैं। ठीक है, गांधी जी
1869 में इनका जन्म हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को, 69 को, और पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने पढ़ाई की, बैरिस्ट्री की, वकालत की, इंग्लैंड से इन्होंने वहाँ से पढ़ा, फिर साउथ अफ्रीका चले गए प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पर इन्होंने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया। वहाँ पर जो था काले गोरों की लड़ाई चल रही थी, इनको उठा करके एक प्लेटफार्म पे गाड़ी से निकाल के फेंका गया था, क्योंकि फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे, कहा था तुम लोग नहीं बैठ सकते। तो स्टेशन का नाम है पीटर मारिसबर्ग, ठीक है, जहाँ पर इन्हें फेंका गया था, और वहाँ पर इनकी अब मूर्ति भी लगी हुई है। ठीक है, तो ये था। अब जब ये अफ्रीका से वापस आए तो इन्होंने देखा यहाँ तो हालात इंडिया में बहुत ख़राब हैं, यहाँ तो अंग्रेज़ मार शोषण कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों का वो हो रहा है। तो इन्होंने बात रखी, तो अंग्रेज़ों ने कहा चूँकि वर्ल्ड वार चल रही है तो गांधी जी का ऐसा करो, तुम लोग हमारा साथ दो, मैं आज़ाद कर दूँगा इस देश को। ठीक है, तो गांधी जी मान गए। लेकिन फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ तो कह तो दिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा करो, गांधी को जो है किनारे करो और हुकूमत हमारी ही चलेगी यहाँ पर। तब गांधी जी को लगा कि यार ये तो धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, तो वो चीज़ हम बाद में समझेंगे। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर क्या स्टार्ट किया, डिस्क्रिमिनेशन थ्रू द मेथड ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह स्टार्ट किया यहाँ पर इंडिया में गांधी जी ने पहले। ठीक है, सत्याग्रह और अहिंसा के द्वारा आंदोलन शुरू किया यहाँ पर। अब सत्याग्रह क्या होता है, चलिए देखते हैं हम। तो गांधी मेथड ऑफ प्रोटेस्ट क्या था, अब प्रोटेस्ट इनका क्या था, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, ये इनका मेन फार्मूला था गांधी जी का अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का। ठीक है, गांधी जी समझ गए पूरी बात को। जब पहली बार गांधी जी को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, अंग्रेज़ों ने कहा हम आज़ाद कर देंगे, हमारा साथ दो, लेकिन उसके बाद फिर गांधी जी को समझने लगे तो बेवकूफ़ आदमी है ना। तो गांधी जी को लगा कि यार ये तो बेवकूफ़ बना दिया इन्होंने, कहा था कर देंगे, बोले नहीं चुप्पे बैठो। और एक नया एक्ट लिया 1919 में, जिसको कहा जाता है रॉलट एक्ट। वो रॉलट एक्ट आगे हम पढ़ेंगे, अभी 1919 में आया था रॉलट एक्ट। ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे समझेंगे। उसमें हो गया था कि नो अपील नो दलील, कुछ नहीं, सीधे ऑन स्पॉट फैसला तुरंत। ठीक है, तो गांधी जी ने देखा कि यार ये बहुत सख्ती करने लगे, हमसे कह रहे थे आज़ाद कर देंगे और हमको बेवकूफ़ बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो गांधी जी का कुछ नहीं, आंदोलन शुरू करो। और गांधी जी आंदोलन एक्सपर्ट थे ही। ठीक है, तो इन्होंने आंदोलन जो स्टार्ट किया, तो सत्याग्रह नॉन वायलेंस। सत्याग्रह का मतलब होता है, ये संस्कृत का एक शब्द है सत्या, सत्य मतलब होता है सच बोलना, मतलब ट्रुथ। ठीक है, ग्रह का मतलब होता है इंसिस्ट करना, लोगों को आग्रह करना, आग्रह। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह, लोगों से आग्रह करना कि जो है सत्य की तरफ, मतलब आग्रह करना। ठीक, नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, बिल्कुल आराम से लड़ो, इनके खिलाफ एकजुट हो जाओ और इनकी मुखालफत करो, मतलब इनका जो है अपोज करो। ठीक है, तो इस फार्मूले पर इन्होंने काम शुरू किया, चूज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, और कहा कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखो, सेल्फ रिस्ट्रेन। ठीक है, की टू दिस फिलासफी। ठीक है, इसकी फिलासफी यही थी, अपने पे कंट्रोल रखो, ज़्यादा अग्रेशन मत दिखाओ। ठीक है, अग्रेसिव मत हो और लड़ाई झगड़ा मत करो, तो ये इसकी फिलासफी थी। ठीक है, गांधी जी का जो बिलीव था वो नॉन वायलेंस पे था। ये टूल है, मतलब लोग समझते थे ये वीक है, कमज़ोर है, लेकिन ये वाज नॉट टूल ऑफ द वीक एंड कवर्डली। गांधी जी ने कहा कि नॉन वायलेंस जो है ये कमज़ोरी और क्या कहते हैं कवर्डली, मतलब जो है डरपोकी का जो सबूत नहीं है, ये पावरफुल, बाद में पावर के रूप में निकले, उभरेगा। ठीक है, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। ठीक, और ये एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। ठीक है, तो बहादुरी की एक स्ट्रेंथ होगी, ब्रेव। अब इन्होंने क्या किया, तो इस नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और सत्याग्रह में शामिल करने के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे ज़्यादा बल दिया, क्योंकि मुस्लिम समाज यहाँ ज़्यादा था और हिंदू तो बड़ी जनसंख्या थी ही थी, तो लगा दोनों एकजुट हो जाएं तो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर लेंगे, यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इन्होंने एक किया, हिंदू मुस्लिम को। तो इन्होंने, गांधी जी ने क्या किया कि गांधी बिलीव्ड दैट ऑल रिलीजियस वर इक्वली इंपॉर्टेंट। जितने भी यहाँ पर धर्म हैं, जितने भी धर्मों के लोग, यानी सिख, ईसाई, सिख हैं, हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, सबको एक साथ करो, तभी हम जीत पाएंगे, इनसे मुकाबला कर पाएंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। अकेले अकेले लड़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ही हैड फेथ इन इंडियन कंपोजिट कल्चर विच वॉज ए रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ इंडियन मेनी रिलीजियस एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, तो ये एकजुट किया गांधी जी ने पूरे इंडिया के लोगों को एकजुट किया। ठीक है, गांधी बिलीव्ड दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू बी ग्राउंडेड इन वन ओन कल्चर एज इट वाज टू एक्सेप्ट द गुड फ्रॉम अदर कल्चर्स। ठीक है, तो एक कल्चर पे इन्होंने सबको एकजुट किया। फिर क्या किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक किया। अब इन्होंने स्वदेशी अपनाया। अब स्वदेशी क्या अपनाया था, इन्होंने कहा सबसे पहले हम स्वदेशी चीज़ें अपनाएं, इनकी चीज़ों का, अंग्रेज़ों की चीज़ों का बहिष्कार करें। तो स्वदेशी इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया, मतलब स्वदेशी अपनाओ। ठीक है, इससे हमारी इकोनॉमिक पावर इंप्रूव होगी और विलेज भी डेवलप हो जाएंगे, इंडियन विलेज। तो अपने इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, खादी और चरखा, इसका बढ़ावा दिया, खादी उद्योग को बढ़ावा दिया इन्होंने। और चरखा जो था वाज इवन यूज ए सिंबल ऑफ शो
रीजनरेशन, ठीक है, ऑफ द विलेज अंडर स्वदेशी। चरखा जो था एक प्रतीक था इसका, स्वदेशी का, ठीक है। तो खादी अपनाओ, इनके जो कपड़े सिल्क वगैरह के आते हैं, इंग्लैंड से आते थे कपड़े, मैनचेस्टर वगैरह से, इन्होंने यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा रखी थी, तो उसका हम बहिष्कार करेंगे, अपने आप फैक्ट्री बंद हो जाएगी। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी, इनका काम धंधा चलेगा नहीं, तो छोड़ भागेंगे हिंदुस्तान को। गांधी जी का ये फार्मूला था, ठीक है। थ्रू स्वदेशी गांधी वांटेड टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री को इन्होंने प्रमोट किया। इंडियन विलेजेस मोर सेल्फ रिलायंट, यानी अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाए भारतीय लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सोशल रिफॉर्म के तहत इन्होंने क्या किया, यानी सामाजिक सुधार क्या किए गांधी जी ने। गांधी बिलीव द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी समानता पर इन्होंने बल दिया गांधी जी ने, और इक्वालिटी मैनकाइंड पे, और जस्टिस यानी न्याय पे बल दिया इन्होंने, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा जोर था कि सोशल रिफॉर्म, जो समाज सुधार इन्होंने किया। और जो लोअर क्लास था उसको इन्होंने बहुत मतलब उठाया कि एक्सेप्ट किया, छुआछूत नहीं मानना, ठीक है। अनटचेबिलिटी जिसको बोला जाता है, छुआछूत को इन्होंने कहा कि छुआछूत हटाओ, ये नहीं होना चाहिए। अस्पृश्यता बोली जाती है कि सब आपस में हाथ मिलाओ, सब एक जैसे हैं, ठीक है। जो नीचे लोग, शूद्र लोग होते हैं, इनका बहुत शोषण होता था, तो मना किया कि लोअर क्लास को जो है मतलब इग्नोर ना करो, ठीक है। तो लोअर क्लास को इन्होंने क्या नाम दिया, हरिजन, यानी ये गॉड के बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इनको कहा, हरिजन शब्द दिया, ठीक है। जो इस समय एससी कम्युनिटी होती है उसको हरिजन शब्द का नाम दिया गांधी जी ने, ठीक है। और एक पत्रिका भी निकाली थी उन्होंने हरिजन के नाम से, ठीक है। गांधी वॉज आल्सो इन फेवर ऑफ इमेंसिपेशन, ठीक है, ऑफ वुमेन। औरतों को भी बढ़ावा दिया गांधी जी ने, कहा औरतों को आगे करो, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इनकरेज, उनको इनकरेज किया, उनके स्टेटस को आगे बढ़ाया। देयर पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट, और वो मूवमेंट में भाग लें, फ्रीडम मूवमेंट में औरतें भी भाग लें, ठीक है, इसको बढ़ावा दिया। तो सोशल रिफॉर्म ये थे गांधी जी के, ठीक है। मास मूवमेंट स्टार्ट किया इन्होंने, मास मूवमेंट मतलब लोगों को इकट्ठा करना, मास, ठीक है। गांधी जी इन्वॉल्व द इंटायरली ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वुमेन, ठीक है, पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर क्लासेस, फार्मर्स, ठीक है। नेशनल मूवमेंट में औरतों, किसानों और लोअर क्लास को भी शामिल किया, ठीक है। ही यूज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन मासेस ऑफ टू फाइट द फ्रीडम। जब लोग ज़्यादा होंगे तो लोग घबरा जाएंगे उनसे लड़ने वाले, ठीक है। अंग्रेज़ लोग देखेंगे अरे इतने लोग हमारे खिलाफ हो गए, तो गांधी जी का यही था, एकजुट करो सबको और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ो, ठीक। तो ये गांधी जी की सोच थी। महात्मा गांधी का जो कैंपेन चला, अर्ली कैंपेन क्या था, तो आफ्टर रिटर्निंग ऑफ इंडिया 1915 में अफ्रीका से वापस आए गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। ये एक वृद्ध नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, उदारवादी नेता थे। तो मूवमेंट में दो टाइप के लोग थे, पहले उदारवादी लोग थे जिनको लिबरल लोग बोला जाता है, ठीक है, लिबरल। और कुछ लोग उग्रवादी स्वभाव के थे, ठीक, एग्रेसिव मतलब उसके थे नेचर के, जिसमें लाला लाजपत राय, जिसको लाल बाल पाल बोला जाता है, ठीक है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये लोग अग्रेसिव नेता थे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले काफ़ी बुजुर्ग नेता थे। इन्होंने गांधी जी से कहा कि ऐसा है, तुम पहले इंडिया जाओ, पूरा इंडिया घूमो, देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ की, ठीक है। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम गुजरात में है वो इस्टेब्लिश किया, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद के पास, ठीक है, और गुजरात में पड़ता है ये साबरमती आश्रम, वो इस्टेब्लिश किया, वहाँ ये रहने लगे और अपने फॉलोअर्स को लेकर के मतलब अहिंसा और आइडिया ट्रुथ यानी सत्य और अहिंसा पर इन्होंने काम करना शुरू किया और इंडिया में थोड़ा घूमे फिरे, देखा कि क्या समस्या है यहाँ की, ठीक है। हिज अर्ली नेशनल कैंपेन, अब नेशनल कैंपेन के तहत कहाँ गए, खेड़ा गए, ये चंपारण में, अहमदाबाद में, ये सब जगह इन्होंने घूम फिर के देखा कि समस्या क्या है, कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। देयर वर द प्लेसेस वेयर द फर्स्ट कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह। तो सत्याग्रह जो सबसे पहला जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सत्याग्रह का, वो चंपारण में किया। चंपारण में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह का किया इन्होंने। अब क्या किया, चंपारण में क्या था, 1917 में गांधी जी फॉर द राइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में पड़ता है, यहाँ पर किसानों को फोर्स किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा कि नील की खेती करो, ठीक है। उस समय जो इनकी ड्रेस थी आर्मी की, जो इनकी अंग्रेज़ों की जो आर्मी थी, नेवी वगैरह, तो नीली ड्रेस होती थी, वहाँ पर इसका कलर यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो अच्छा, नील की खेती करवाते थे, तो नील की खेती के बाद क्या होता था, वो खेत फिर ख़राब हो जाता था, यानी बंजर टाइप का होने लगता था, वहाँ कुछ और नहीं निकलता था। फोर्स करने लगे अंग्रेज़ लोग, नील की खेती करो यहाँ और नील वहाँ पहुँचानी है, ठीक है, तो मांगा जा रहा है, ठीक। तो नील की खेती जब शुरू की गई तो किसानों को इंसिस्ट करने लगे ये लोग, काफ़ी फोर्स करने लगे कि नील तुमको उगाना है। उसके बदले में उनको जो है पैसा भी कम मिलता था, ठीक है, और सस्ते दामों पे, चीप प्राइसेस पे नील लेते थे ये अंग्रेज़ लोग इनसे, ठीक है। तो सत्याग्रह पहला जो इन्होंने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह जो एक्सपेरिमेंट किया गांधी जी ने, यहीं चंपारण में किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया।
तो किसानों ने आंदोलन शुरू किया कि भाई हम नहीं उगाएंगे नील, नहीं देंगे तुम्हें कम दामों पर, ठीक है। तो इसमें इनको कामयाबी मिल गई, गांधी जी को सक्सेस मिली, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल सिनारियो सेट हो गया कि नॉन वायलेंस और सत्याग्रह ही हमको आंदोलन चलाना है, ठीक है। इन्होंने फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, कहाँ किया? अहमदाबाद मिल में। सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का जो एक्सपेरिमेंट दूसरा किया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब वहाँ क्या होता था, 1918 में किया था इन्होंने। जो मिल वर्कर थे अहमदाबाद में, वो उनको एक तो तनख्वाह कम मिलती थी और उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण होता था और पैसे भी कम मिलते थे उनके मालिकों के द्वारा, मिल मालिकों के द्वारा। तो गांधी जी जो थे सपोर्टेड द वर्कर्स बाय अंडरटेकिंग ए फास्ट अंटिल डेथ। गांधी जी ने एक आमरण अनशन रखा कि जब तक कि हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम आमरण अनशन करते हैं। आमरण अनशन का मतलब होता है मरने तक के हम अनशन पे रहेंगे। तो स्ट्राइक जो थी ये 21 दिन चली, ठीक है। आफ्टर विच द ऑनर फाइनली एग्रीड। बाद में जो थे ऑनर उनकी बात को मान गए, इनकी जो स्ट्राइक थी उसको मान लिया कि भाई ठीक है हम सैलरी भी बढ़ा देते हैं और इनका शोषण भी नहीं करेंगे और बेटर वर्किंग कंडीशन देंगे इनके लिए, द बेटर कंडीशन। तो अब दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो गया गांधी जी का, अहिंसा और सत्याग्रह का। फिर तीसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, जरा इसको समझते हैं हम। खेड़ा सत्याग्रह जो था 1918 में हुआ। द पीजेंट ऑफ खेड़ा, यानी गुजरात में पड़ती है जगह खेड़ा, वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीजिंग रेवेन्यू यानी राजस्व एंड टैक्सेस। अब टैक्सेस और राजस्व इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था लोगों पे, इंडियन लोगों पे, तो उससे बहुत परेशान थे। गांधी जी वहाँ पहुँच गए, उनके लिए आंदोलन करने लगे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। फार्मर डिमांड रिमिशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, विच वाज रिफ्यूज बाय द ब्रिटिश, ठीक है, जिसको ब्रिटिश मना कर रहे थे कि हम टैक्स लगाएंगे, हम रेवेन्यू लेंगे, राजस्व लेंगे, ठीक है, वसूली करेंगे। गांधी जी उनके सपोर्ट में चले गए, किसानों के, खेड़ा के जो किसान थे, पीजेंट किसान और खेत में काम करने वाले मजदूर, ठीक है। एडवाइज स्टॉप पेइंग देयर रेवेन्यूज। गांधी जी ने मना कर दिया तुम टैक्स वैक्स मत दो, रेवेन्यू मत दो, ठीक है, अंग्रेजों को, हम तुम्हारे साथ हैं, आंदोलन करते हैं। उनसे मिले, भाई ठीक है, आंदोलन स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी फिर तैयार हो गई, देखा अरे यार ये तो काम ही करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया तो कहाँ से हो जाएगा, आदमी कहाँ से लाओगे, ठीक है, और रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा है। तो गांधी जी ने उनकी डिमांड मान ली, यानी गांधी जी का ये भी मूवमेंट कामयाब हो गया। तो गांधी जी ने 3 मूवमेंट बैक टू बैक, यानी 18 तक के 3 मूवमेंट इन्होंने कामयाब किए, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के थ्रू, यानी सत्याग्रह नॉन वायलेंस के थ्रू गांधी जी ने 3 मूवमेंट कामयाब हो गए गांधी जी के। अब तो गांधी जी की निकल पड़ी भैया, बल्ले बल्ले, ठीक है। फिर क्या हुआ, 18 के बाद 1919 में अंग्रेज़ों ने देखा यार ये हमारे लोग बात ही नहीं सुन रहे हैं 1919 में, ठीक है, और हमारा हर तरफ तो फेलियर होता चला जा रहा है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, कॉमन पीपल हैड नाउ बिकम द फेसेस द मोमेंट, ठीक है। तो एक ये मास मूवमेंट जो गांधी जी का चल रहा था वो काफ़ी कामयाब होता चला जा रहा था, ठीक है। तो ये एक नियम लाए 1919 में अंग्रेज़ लोग, एक रॉलट एक्ट आया 1919 में। अब उसमें क्या कहा गया कि हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, ठीक है, नो अपील, नो दलील किसी तरीके की, ऑन द स्पॉट फैसला, ये था रॉलट एक्ट। इसको कहा जाता है काला कानून, रॉलट एक्ट को कहा जाता है काला कानून। अब वो लाए 1919 में, रॉलट एक्ट 1919 में आया और इसको ब्लैक एक्ट बोला जाता है, काला कानून। इसमें जो था कि मतलब कोई सुनवाई नहीं होती थी इंडियंस की, ठीक। अब जब ये आया तो इसके खिलाफ हड़ताल की गई, भाई चालू हुआ हड़ताल, वहीं ऑल इंडिया हड़ताल, ठीक है, ऑर्गेनाइज 6 अप्रैल 1919, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्ट इन द मिड्स ऑफ दिस ग्रोइंग अपोजिशन, ठीक है। गांधी लॉन्च हिज रॉलट सत्याग्रह, गांधी जी ने रॉलट सत्याग्रह के नाम से आंदोलन स्टार्ट किया, स्ट्राइक की, हड़ताल शुरू, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स को पता चला यार ये गांधी जी जो है थोड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो खैर उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जलियांवाला बाग कांड में, जलियांवाला बाग एक है अमृतसर में, पंजाब में एक जगह है अमृतसर, वहाँ पर जलियांवाला बाग है जगह। तो उस जलियांवाले बाग में इस रॉलट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था अगेंस्ट रॉलट एक्ट, ठीक है। वन सच इंसिडेंट फॉर जलियांवाला का मैसेकर, 13 अप्रैल 1919 का दिन था। अब वो मैदान था जलियांवाला बाग वाला अमृतसर में, वहाँ पर 2 लोग पंजाब में, सतपाल महाराज और एक डॉक्टर सतपाल थे और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों इस जो प्रोटेस्ट था वहाँ पर जलियांवाला बाग में इसके मेन नेता थे, ठीक है। तो मतलब प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो था इसके खिलाफ हो रहा था। तो जलियांवाला बाग कांड देखिए ये है, हाँ ये जलियांवाला बाग कांड का जो मेमोरियल है वो बना हुआ है। तो प्रोटेस्ट चल रहा था, अच्छा, पीपल वर नॉट अवेयर फैक्ट दैट मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, तो अमृतसर का जो कमांडर था वहाँ पर अंग्रेज़ों का, जनरल डायर, लोग ये नहीं जानते थे अब ये क्या प्लान बनाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक ऑर्डर किया, बैनिंग ऑल पब्लिक मीटिंग को बैन कर दिया गया, ठीक है। जनरल डायर जो था सराउंडेड द प्रोमाइसिस, अब इसने क्या किया, पूरे जो वहाँ का प्रोमाइसिस था उसको घेर लिया,
ठीक है, ब्लॉक कर दिया। उसमें केवल एक ही रास्ता था, उसको भी बंद कर दिया। अब लोग जाए कहाँ से, और सारे अपने ट्रूप्स को लगा दिया कि चलो इनके ऊपर फायर कर दो, गोलियाँ चला दो। अब भैया गोलियाँ चलाना शुरू कर दी लोग सब तरफ बैठ के, ठीक है। तो बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग मारे गए, और करीब करीब जो मारे गए थे लोग, तो 300-400 लोग के ऊपर थे मारे गए यहाँ पर। और इसकी जो निंदा की गई थी काफ़ी पूरे विश्व में की गई थी, और यूरोपियन लोग ने भी इसकी काफ़ी आलोचना की थी कि यार इस तरीके से हत्या नहीं करना चाहिए था, निहत्थे लोगों को मारा गया। इसके उसमें विरोध में जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, और गांधी जी को मिली थी जो कैसरे हिंद की उपाधि। गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। फिर गांधी जी को लगा यार अंग्रेज़ लोग तो ये पाप कर रहे हैं बहुत बड़ा यहाँ इंडिया में, ठीक है, इनको तो भगाना बहुत ज़रूरी है। फिर गांधी जी ने का मूवमेंट थोड़ा ज़ोर पकड़ने लगा, ठीक है, ठीक। तो इस आंदोलन को गांधी जी ने, चूँकि आज़ादी में सभी लोग का सहयोग चाहिए था, फिर एक मूवमेंट चालू हुआ, खिलाफत मूवमेंट। इस खिलाफत मूवमेंट को हम समझते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा नेशनल मूवमेंट में कहाँ से स्टार्टिंग हुई, क्या क्या होता रहा। खिलाफत आंदोलन क्या था, तुर्की एक कंट्री है तुर्की जो है, तुर्की का थोड़ा हिस्सा यूरोप में है, थोड़ा एशिया में है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये हार गई तुर्की, ठीक है। तो यहाँ पर जो खलीफा होते थे वो उन जो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम थे वो वहीं के खलीफा से गवर्न होते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, खलीफा का पद खत्म होने की बात आ गई। अंग्रेज़ों ने कहा खत्म कर देंगे। वहाँ का जो कमाल पाशा था उसने खलीफा का पद खत्म करने की बात की, और मुस्लिम जो थे वो खलीफा को मानते थे, तुर्की के, ठीक है, खलीफा। तो गांधी जी जो थे मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, मुसलमानों को अपने फेवर में करने के लिए खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है, कि भैया हम साथ देंगे तुम्हारा खिलाफत आंदोलन में, ठीक है। गांधी जी ने साथ दिया, और खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी आगे आगे रहे, ठीक। तो मुसलमानों को लगा यार गांधी जी भी हमारा साथ दे रहे, तो गांधी जी बढ़िया आदमी है, ठीक है। तो इस खिलाफत मूवमेंट में M.A. अंसारी थे, सैफुद्दीन किचलू थे, और अली ब्रदर्स थे, ये सब थे इसमें शामिल थे। और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 23 नवंबर 1919 को ये हुई न्यू दिल्ली में, ठीक है। द खिलाफत मूवमेंट वाज आल्सो पब्लिश्ड बाई देम टू कॉल अपॉन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द कैलिफेट, ठीक है। तो जो खलीफा जो थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी जोर डाला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो गांधी जी ने इसमें सहयोग किया था खिलाफत आंदोलन में, ताकि मुस्लिम को एकजुट करना चाह रहे थे, मुस्लिम हमारे फेवर में आ जाए, हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। तो हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ दिया, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला भाई, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट बिकम ए पार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और खिलाफत डे कहलाया गया 19 मार्च 1920 को, ठीक। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1920 को हुई इलाहाबाद में, प्रयागराज में, ठीक है। तो ये खिलाफत आंदोलन था, बाकी इसकी डिटेल इसमें ही है, पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब चालू किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब गांधी जी के पास कौन थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी खूब। अब संख्या बढ़ गई, अब मुस्लिम भी को काफ़ी दिल से ही गांधी जी को सपोर्ट करने लगा। हिंदू लोग तो कर ही रहे थे, मुस्लिम भी करने लगे, चूँकि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने साथ दिया मुस्लिमों का। तो अब भाई यहाँ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 को स्टार्ट हुआ। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है हिंदी में असहयोग आंदोलन, इसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। गांधी ने शुरू किया 1920 में असहयोग आंदोलन कि अंग्रेज़ों तुम्हें हम सहयोग नहीं करेंगे। और इस मूवमेंट का जो मेन था नॉन वायलेंस, और मतलब अहिंसा, इन्होंने अहिंसा पे जोर ज़्यादा दिया, पीसफुल और नॉन वायलेंस होना चाहिए मूवमेंट, ठीक है। तो भाई आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, ठीक। टू सरेंडर द टाइटल्स एंड ऑनररी ऑफिसर्स कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑनर जो मिले थे वो सब सरेंडर करने लगे अंग्रेज़ों को। फिर इसमें पॉइंट्स क्या था देखते हैं, टू रिफ्यूज़ टू अटेंड गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल फंक्शन रिफ्यूज़ करने लगे, बाइकआउट गवर्नमेंट का करने लगे, नेशनल स्कूल कॉलेज और कोर्ट्स वगैरह इस्टेब्लिश होने लगे अपने राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। पॉपुलराइज स्वदेशी एंड खादी को और स्वदेशी अपनाने लगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बल दिया गया, ठीक। लेकिन हुआ क्या बीच में, अब यहाँ देखिए ये मूवमेंट चल ही रहा था सहयोग आंदोलन, लेकिन विड्रॉ कर लिया गया। क्यों, 1922 में घटना हो गई, ठीक है। फरवरी में क्या हुआ, गोरखपुर के पास एक जगह पड़ती है चौरी चौरा, वहाँ का एक पुलिस स्टेशन था। जो आंदोलन गांधी जी के लोग कर रहे थे वो थोड़ा उग्र हो गए, चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, करीब 20 लोग वहाँ पर जल गए, जल के ख़त्म हो गए। तो गांधी जी ने देखा यार आंदोलन तो हमारा उग्र होने लगा, और हमको चाहिए था हिंसा वाला आंदोलन, उग्र आंदोलन ज़्यादा दिन चल ही नहीं पाता है। गांधी जी ने सोचा कि यार नॉन वायलेंस हो रहा है, तो इन्होंने अपना आंदोलन सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बोले कुछ नहीं, आंदोलन वापस, ठीक है। सहयोग आंदोलन उग्र हो गया था, इसलिए इन्होंने वापस ले लिया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हुआ इसका असर,
फेल हो गया। अचीव स्वराज ये भी फेल हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, फेल्ड, वापस लेना पड़ गया ना, आंदोलन चल ही नहीं पाया आगे, क्यों, उग्र हो गया था। द मूवमेंट मार्क द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब सभी जगह पहुंच गया कि आंदोलन गांधी जी का फेल हो गया, विच इनक्लूड स्टूडेंट्स, पीजेंट वुमेन, जिसमें सब शामिल थे, टीचर वगैरह भी शामिल थे, लेकिन आंदोलन आगे चल नहीं पाया। ठीक है, फिर ठीक है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसने दिया कि नॉन वायलेंस जो है वो करना है, मतलब अहिंसा का सहारा लेना है हमको। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसी बीच अंग्रेज लोग एक कमीशन लाए, साइमन कमीशन। ठीक, साइमन कमीशन क्या था, तो 1919 डिड नॉट सेटिस्फाई द नेशनल एस्पिरेशन। ठीक है, तो 1919 जो नियम आया था यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1919, उससे लोग खुश नहीं थे, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुए थे इंडियन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन्स की जो अध्यक्षता में एक कमीशन लाया गया, साइमन कमीशन। ठीक है, और 1919 के एक्ट को उसने पढ़ा भाई, समझा। ठीक है, उसके बाद 1928 में ये आया साइमन कमीशन, 3 फरवरी 1919 को बॉम्बे में आए भाई। ये सब साइमन कमीशन जो था, इसमें पूरी टीम उनकी आई, तो लोग नारा लगाने लगे बम्बई में। ठीक है, काले झंडे दिखाए, ब्लैक फ्लैग, और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, नारे लगने लगे। द कमीशन है टू फेस ए सिमिलर काइंड ऑफ प्रोटेस्ट व्हेन दे रीच लाहौर। लाहौर जब पहुंचे वहाँ भी इनको प्रोटेस्ट मिला 1928 में, लेड बाई लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। ठीक है, तो प्रोटेस्ट करने लगे, साइमन वापस जाओ, काले झंडे दिखाने लगे, प्रोटेस्ट होने लगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने क्या किया, लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज जब हुआ तो लाला लाजपत राय काफ़ी घायल हो गए इस लाठीचार्ज में, कुछ दिनों के बाद इनकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ, जैसे ये ख़त्म हुए तो बस फिर तो बोले, जो हिंदुस्तानी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया लाला लाजपत राय को तुमने मारा है तो ये ताबूत में आखिरी कील है, समझ लो, अब तुमको भागना ही पड़ेगा यहाँ से, हिंदुस्तान से। ठीक है, तो ये सब हुआ। अब नेहरू रिपोर्ट बीच में आई। नेहरू रिपोर्ट क्या थी, विद द रिजेक्शन ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब रिजेक्ट किया गया तो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ, जरा इसको देखते हैं। तो कंप्लेंट द इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड एंड कुड नॉट अराइव एट द एग्रीड स्कीम ऑफ रिफॉर्म। रिफॉर्म कुछ नहीं मानेंगे। लॉर्ड जो बर्कन हेड थे, चैलेंज द इंडियंस टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड बी एक्सेप्टेड बाई ऑल इंडियन। ठीक है, इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सेप्टेड होगा वो दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो कांग्रेस टुक अपॉन चैलेंज एंड कन्विंस्ड ऑल पार्टी मीटिंग 28 फरवरी 1928 को हुआ ये। कमेटी वाज फॉर्म। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट जो बनी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, इनकी अध्यक्षता में तैयार हुई नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, और पब्लिश्ड हुई तो नेहरू रिपोर्ट के नाम से, चूँकि मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे तो नेहरू रिपोर्ट के नाम से ये पब्लिश हुई। ठीक है, लेकिन इंडियन नेशनलिस्ट वाज रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियन जो नेशनलिस्ट थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रहे थे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। फिर हुआ लाहौर सेशन। नेहरू रिपोर्ट के बाद आई लाहौर सेशन। अब एनुअल सेशन जो कांग्रेस का होता था वो अब लाहौर में हुआ 1929 में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये मीटिंग जो कांग्रेस की वाज सिग्निफिकेंट मूवमेंट फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इंडियन नेशनल मूवमेंट में, यानी भारत की आज़ादी में लाहौर अधिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस ने जो है इंडियन नेशनल लीडर्स डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। ठीक है, कांग्रेसियों ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, कंप्लीट इंडिपेंडेंट एज देयर ऑब्जेक्टिव फॉर द कंट्री के लिए ऑब्जेक्टिव रखे। ठीक है, तो क्या था पूर्ण स्वराज, अब समझते हैं ज़रा। यानी आंतरिक आज़ादी मनाने लगे। जो इंडिया के लोग थे वो 26 जनवरी 1930 से आंतरिक आज़ादी, मतलब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं आंतरिक रूप से। अभी अंग्रेज़ों से नहीं हुए, लेकिन मानने लगे हम आज़ाद हो गए। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे अंदरूनी। ठीक है, और इन्होंने कहा अब जो है ज़्यादा दिनों तक अंग्रेज़ यहाँ पर रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब उसी को थीम बना लिया उन्होंने, मतलब मेन एजेंडा बना लिया। ठीक है, लाहौर सेशन एंड द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इट वॉज डिसाइडेड टू लॉन्च ए कंट्री वाइड मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। गांधी वॉज ऑथोराइज्ड बाय द कांग्रेस टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस। अब कांग्रेस ने गांधी जी को आगे किया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू किया जाए। सिविल डिसओबीडियंस क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, यानी हम तुम्हारे जो कानून है उसको नहीं मानेंगे, सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो इस मूवमेंट को हम समझते हैं थोड़ा सा, क्या था ये, हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते। ठीक, इसके तहत मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ। अब भाई क्या हुआ, वायलेटिंग द साल्ट लॉज ऑफ ब्रिटिश। ठीक, ब्रिटिशर्स का जो था नमक कानून पर पूरा एकाधिकार था, नमक उनके हिसाब से बनता था, अंग्रेज़ों के हिसाब से। तो गांधी जी ने कहा पहले हम नमक तोड़ते हैं, नमक का जो ये कानून बना रखे हो पहले इसको ख़त्म करते हैं।
इसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, डिसाइडेड टू लॉन्च द डांडी मार्च। डांडी मार्च सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो डांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 लोगों को साथ में लिया और साबरमती से डांडी, यानी गुजरात में ही पड़ता है डांडी, ये समुद्र के किनारे है, की यात्रा स्टार्ट की और 385 किलोमीटर पैदल चले। ठीक है, 385 किलोमीटर की यात्रा थी और डांडी पहुंच गए भैया। जब ये चल रहे थे तो इनके साथ और लोग भी जुड़ते चले गए। 78 लोग चले थे, लेकिन रास्ते में बहुत लोग इनके साथ जुड़ गए गांधी जी के साथ। तो भैया वहाँ पहुँचे और इन्होंने नमक तोड़ो आंदोलन शुरू किया। नमक कानून का जो आंदोलन था ख़त्म किया कि नमक हमारा अधिकार है, हम अपने हिसाब से बनाएंगे, आप लोग के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो इसमें इनके साथ जो शामिल थे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट थे, वर्कर्स थे, फार्मर थे, वुमेन थे, लेजिस्लेचर थे, लोकल ऑफिशियल थे, ये सब जो रिज़ाइन कर चुके थे वो सब इनके साथ शामिल हो गए। हेडमैन थे, लेफ्ट देयर पोजीशन, तो जो छोड़ चुके थे वो सब हड़ताल में यानी इस आंदोलन में शामिल हो गए, नमक तोड़ो आंदोलन। ठीक है, नमक कानून का। अब इसमें इस आंदोलन में एक शख्स और जो थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी शामिल थे। ये कहाँ थे, इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, सीमांत गांधी। ये वैसे तो अफगानिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन ये जो मूवमेंट चला रहे थे पेशावर में, यानी इनका जो नमक तोड़ो आंदोलन यानी कानून डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चल रहा था, यानी सविना वगैरह आंदोलन, ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो नेतृत्व कर रहे थे पेशावर में कर रहे थे, पाकिस्तान में पड़ती जगह, लेकिन इनको बोला जाता सीमांत गांधी। ये थे अफगानिस्तान के। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ नेतृत्व किया। इमेंस सक्सेस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो कामयाब होने लगा कि हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते। ठीक है, और इस कानून के चक्कर में जो था अंग्रेज़ों को लगा यार गांधी मेन इसका जो है वो है लीडर बनना बहुत बड़ा, तो इसको जो गांधी को ही अरेस्ट कर लो। तो गांधी जी को 4 मई को अरेस्ट कर लिया गया इस मूवमेंट के खिलाफ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के खिलाफ। फिर क्या हुआ, अरेस्ट कर लिया गया, फिर उसके बाद छूट गए कुछ दिन बाद। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करो, भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ लिया 1939 को। सेकेंड वर्ल्ड वार चली रही थी 1938 से लेकर के 38-39 से लेकर के 42 तक चली थी, 40 से 45 तक, 40 से 44-45 तक चली थी सेकेंड वर्ल्ड वार। तो चली रही थी, स्टार्ट होने वाला था 39 में। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाए भाई। शुरू होने लगा कि भैया अंग्रेज़ों बाहर जाओ, भारत छोड़ो अब आए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड द क्रिप्स मिशन, तब क्रिप्स मिशन अंग्रेज़ों ने भेजा कि भाई क्रिप्स को कहा कि तुम जाओ, हालात देखो, उस हिसाब से काम करो। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके जो थे मेन चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, तो इसलिए क्रिप्स मिशन बोला जाता है। ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे ये वहाँ के। ठीक है, तो यहाँ पर आए, लेकिन ये क्रिप्स मिशन कामयाब नहीं है। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन देयर वाज ए फीलिंग फ्रस्ट्रेशन एमंग द इंडियन पीपल। ठीक है, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तो कांग्रेस जो थे 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में गांधी जी ने एक नारा दिया, डू और डाई। ठीक है, करो या मरो। गांधी जी ने नारा दिया, हमारे गुस्से में बोले या तो हम जीत लेंगे, इंडिया को फ्री करा लेंगे, या हम लोग मर जाएंगे आखिर तक के। ठीक है, स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन, पिकेट एंड पब्लिक मीटिंग्स ये सब होने लगी बहुत कस के। क्विट इंडिया मूवमेंट ने जोर पकड़ लिया, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो भैया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, भागो यहाँ से। ठीक है, मूवमेंट होके वायलेंट टर्न इन 1942, वायलेंट रूप भी लिया 1943 में इसने। और मद्रास व्हेन पीपुल बर्न गवर्नमेंट बिल्डिंग इन मद्रास एंड बंगाल में लोग जलाए गए। ठीक है, तो वायलेंस भी हुआ काफ़ी उस दौरान। फिर उसके बाद एक शख्स जो सामने आया वो था INA, आर्मी का, इंडियन नेशनल आर्मी जिसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस। इनका भी भैया बड़ा रोल रहा इस मूवमेंट में, यानी जो नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था उसमें बहुत बड़ा रोल था इनका, सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस क्या थे, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हो गई। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने मिलिट्री अटैक किया, यानी इन्होंने मार काट वाली, इन्होंने वायलेंस आंदोलन अपनाया। ठीक है, कहा अंग्रेज़ ऐसे नहीं जाएंगे, इनको मारो तोड़ो भगाओ यहाँ से। ठीक है, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। पहले कांग्रेस में थे सुभाष चंद्र बोस, 1939 में ये इसके अध्यक्ष भी रहे थे। फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो थी इस्टेब्लिश की गई थी, और इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन्होंने चलाया, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाया। और रास बिहारी बोस जो थे, ईस्ट एशिया फॉर्म अनदर रिवोल्यूशनरी, रास बिहारी बोस भी इनके साथ में थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, INA जो बनी, इंडियन नेशनल आर्मी, इसको ज़रा देखते हैं। कैप्टन मोहन सिंह ने इसको बनाया था इंडियन नेशनल आर्मी को। इसको आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है और इंडियन नेशनल आर्मी भी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल तो चल ही रहा था, कॉलोनी था ही इंडिया। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ INA। जब सुभाष चंद्र बोस आए तो इनको जो है इसकी लीडरशिप दी गई INA की। बनाया था किसने, मोहन सिंह ने। ठीक है, ये कैप्टन थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, उन्होंने छोड़ दी थी बाद में जब। ठीक है,
तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल आर्मी किसने स्थापित की, मोहन सिंह ने की थी, ठीक है, और कमान दी थी इनको सुभाष चंद्र बोस को इसकी, ठीक है। सिंगापुर पहुंचे, वहाँ पर आईएनए की इनको कमान दे दी गई 1943 में, और इन्होंने वहाँ कहा दिल्ली चलो का नारा दिया, और जय हिंद स्लोगन सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, जो इस समय आर्मी में बोला जाता है या पुलिस विभाग में जय हिंद बोला जाता है, वो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान ये नारा बहुत ही पॉपुलर था, जय हिंद वाला, ठीक है, अभी चलता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी रोल अदा किया इसमें। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बर्मा डिफीटेड आईएनए मेनी मेंबर्स, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई प्लेन क्रैश में, 1945 में इनकी डेथ हो गई ऑन हिज वे टू टोक्यो जा रहे थे उस समय, ठीक है। तो काफ़ी रोल इन्होंने भी अदा किया था। फिर उसके बाद आ जाते हैं टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। तो 1945 वर्ल्ड वार खत्म हो गई, क्लेमेंट एटली जो थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए इंग्लैंड के, और ये लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी के जो थी सरकार वहाँ पर स्थापित हुई। उसके बाद फिर क्या किया, इन्होंने भारत की आज़ादी की बात करने लगे, सेल्फ गवर्नमेंट भारत में बनेगी। तो इन्होंने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इंडिया भेजा कि कैबिनेट मिशन बनेगा। 1946 में कैबिनेट मिशन यहाँ पर आया, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के नाम से ये लोग आए, ठीक। कैबिनेट मिशन लेके आए। अब इसमें क्या था, कैबिनेट में प्रपोजल क्या रखा गया, जरा देखते हैं प्रपोजल क्या था। कैबिनेट मिशन proposed the idea of dividing British into 3 provinces with each of them possessing their own separate constitution। 3 भागों में बांटने की बात की गई थी। द मिशन सजेस्टेड आइडिया एस्टेब्लिश यूनियन ऑफ इंडिया, और यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, विच विल कंप्राइज ऑफ बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट, इनका मतलब हम आज़ाद कर देंगे लेकिन हमारी अधीन रहिएगा। तो ये हुआ, यह कौन सी आज़ादी है यार, हम तो अधीन क्यों हैं, हम सोवरेन कंट्री बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कैबिनेट मिशन के बाद इंटरिम गवर्नमेंट एक बना दी गई इंडिया में, ठीक है। तो अंतरिम सरकार एक बन गई थी, और अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को लीडरशिप दे दी गई 1946 में, ठीक है। तो फिर अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में नहीं बनने लगी, फिर इनका झगड़ा चालू हो गया, ठीक है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सीटें थी, ठीक है, जिसमें 99 सीटें थी मुस्लिम लीग की, बाकी जो थी कांग्रेस की थी। तो जब पाकिस्तान की फिर मांग उठने लगी जिन्ना के द्वारा, ठीक है, तो इतनी सीटें हट गई, तो 200 लगभग जो है 90 सीटें, 289 लगभग 290 सीटें इंडिया के क्षेत्र में रह गई। उसके बाद बाकी सीटें पाकिस्तान चली गई, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान जो था, फिर माउंटबेटन प्लान आया, ठीक है। 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रांसफर ऑफ पावर ट्रांसफ़र की गई, लॉर्ड माउंटबेटन बने, और उस समय 2 देश आपस में बैठे, इंडिया और पाकिस्तान बना हमारा, ठीक है। तो इनका पार्टीशन हो गया, ब्रिटिश इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 3 जून 1947 को प्रस्ताव रखा गया, और 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 15 को इंडिया का निर्माण हुआ, 15 को इंडिया, ठीक है। 15 अगस्त को इंडिया, 1947 में दोनों देश अलग अलग हो गए, ठीक है। तो मुस्लिम लीग उधर चली गई और कांग्रेस रह गई इंडिया के पोर्शन में, ठीक है। इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया, ठीक है, पार्टीशन हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट अकॉर्डिंग फॉर्म माउंटबेटन प्लान, ठीक है। तो प्रोविज़न हो गया, 15 अगस्त को जो है दोनों देश अलग हो गए, ठीक। तो उसके बाद फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना अपना अलग, और पाकिस्तान का अपना अलग बना। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान को जो अलग करती है लाइन, वो है रेडक्लिफ उस समय जो थे वो आए थे, सर रेडक्लिफ, उन्होंने दोनों देशों के बीच लाइन बनाई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 न्यू डायमेंशन बनाए गए, अलग अलग किए गए। ये बंगाल में एक थी, और दूसरा जो पंजाब के इलाके में थी लाइन खींची गई जो, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ये आ गए, ठीक है। और जो भारत जब आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और यहाँ पर जो गवर्नर बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, पहले अंग्रेज़ गवर्नर थे ये, और जो भारतीय पहले गवर्नर बने थे सी राजगोपालाचारी बने, और पाकिस्तान के जो गवर्नर बने थे M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना बने वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने थे या गवर्नर कह लीजिए। और जवाहरलाल नेहरू जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, राजेंद्र प्रसाद जो थे पहले राष्ट्रपति बने इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो बना 26 जनवरी 1950 को बना, ठीक है। चूँकि 26 जनवरी को आज़ादी मनाते थे अंतरिम 1930 से, तो ये हुआ किस दिन लागू किया जाए, 26 नवंबर को तो तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, 26 नवंबर को तैयार हुआ था, लेकिन लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी जो डेट हम आज़ादी की मनाते थे उसी दिन संविधान लागू कर दिया गया, और 1950 को, यानी ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो ये पूरा हमारा जो है नेशनल मूवमेंट जिसको हम पढ़ रहे थे, नेशनल मूवमेंट पूरे चैप्टर की ये थीम थी।
हम समझते हैं बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1916 से 1947 पूरा समझ में आ गया होगा। अगर जो आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है।